तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ गए हैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर बायोलॉजी की, जो कि है आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, देख लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो आपको पता ही है, आपके सीबीएसई और नीट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कि इसके कितने क्वेश्चन आपके सीबीएसई में और कितने क्वेश्चन नीट में आते हैं। देखो, सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो सीबीएसई के अंदर है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका है चैप्टर का, वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है ना। एंड अगर बात की जाए नीट से, तो नीट में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और हिसाब आप लगा सकते हो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है, यानी 3 के हिसाब से देखोगे तो 12 से लेकर 16 मार्क्स, यानी कहीं ना कहीं आपका यही चैप्टर अकेला 12 से 16 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। और कहां पर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते चलूंगा साथ साथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन क्या होते हैं। देखो, आपको पता है ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब आपको पता ही होगा कि मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेक्स हो, है ना। या तो वो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, या उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, या उसके पास फीमेल का सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे जो ह्यूमंस होते हैं वो बीवी पैरस होते हैं, यानी ये कभी भी एग नहीं देते, ये हमेशा बच्चों का ही मतलब अपने जैसे ही संतान को जन्म देते हैं। देन जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल सा अर्थ होता है, यानी आप दूर से ही देख के बता सकते हो, दूर से ही देखकर कैरेक्टर देख के बता दोगे कि ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। इसे कहते हैं अपन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब बात कर लेते हैं, कुछ है ना आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे ही पहले पैराग्राफ के अंदर दिए जाते हैं, बच्चे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोड़ना भाई बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो याद रखना। कुछ इवेंट है 7। एक है गैमेटोजेनेसिस, इजैक्यूलेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। इन सब का क्या क्या मतलब होता है। देखो, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। अब ये मेल्स के अंदर अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल्स के अंदर इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल के लिए इसको oogenesis कहा जाता है। मेल के अंदर स्पर्म के बनने को गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, फीमेल के अंदर एग के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, ठीक है ना। और आपको ये पता होगा कि जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, आपका एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लार्जर देन स्पर्म होता है, ये सब तो चीजें आप जानते हो। इजैकुलेशन क्या होता है। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि मेल के पेनिस के अंदर से स्पर्म का बाहर आना, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। देन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म या सीमन इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, क्लियर, इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से आप तो बचपन से ही आप जानते हो क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट की मीटिंग को या फ्यूजन को अपन फर्टिलाइजेशन कंसीडर करते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आता है, एक डिवीजन आती है जिसे कहते हैं अपन क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में आप आगे पढ़ोगे अच्छे से, वो कुछ और नहीं बस एक है ना माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। मतलब 1 से 4, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके की डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। उसके बाद आता है आपका इम्प्लांटेशन। अब एक बार जब है ना ये डिवीजन हो जाती है, आपके मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फिर डिवीजन होती है और एट द एंड प्रोडक्ट बनता है ब्लास्टोला, ठीक है। अब ये क्या आ जाता है, ये जाकर है ना फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर आता है आपका गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि आगे जाकर ना आपके 3 जर्म लेयर बनते हैं, और आप जानते हो जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं, एंडोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। यही जर्म लेयर आगे जाके कहीं ना कहीं क्या बनवाते हैं, आपके ऑर्गन बनवाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है भाई। एट द एंड जब ऑर्गन बन गया, सारे बॉडी पार्ट्स बन गए, तो अंतिम में जो स्टेप होता है वो होता है आपका पार्चुरेशन, यानी बेबी जो पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, कहां पर, फीमेल के बॉम्ब में, वो अब बाहर आने के लिए रेडी है पूरी तरीके से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है भाई। अच्छा, एक और आता है गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी फीमेल का गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ, जानते हो ना कि एक फीमेल 9 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले अपना टॉपिक आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर सवाल बनते हैं नीट में, ठीक है। फिलहाल तो आपको है ना ये देखना है कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसके अंदर डक्ट कैसे होते हैं, ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, ये नहीं सबके ऊपर आपको सीबीएसई में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो आपका टेस्टिस, आपको पता है टेस्टिस कैसे होते हैं, 1 पेयर होता है, इसका है ना 1 पेयर पाया जाता है, यानी ये नंबर में 2 होते हैं, और ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है भाई। ये कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी यही क्या करता है, आपको मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, ये आगे जाके कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन तो करवाता ही करवाता है, और सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है क्या होती है ना, लड़कों के ऊपर वियर्ड आ जाती है। फिलहाल तो मेल की बात करें तो मेल की ही बात कर लेते हैं। वियर्ड आ जाना, आपके चेस्ट का ब्रॉड होना, ठीक है, आपकी वॉइस में क्रैकिंग आने की, सारे आपके सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, ठीक है। हार्मोन आपका बनना, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ये टेस्टिस कहाँ होते हैं, देखो लोकेटेड होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना भाई, स्क्रोटम के ऊपर कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। स्टेट वाइज आपको सवाल मिल सकते हैं, आपके सीबीएसई में भी और आपके वहां पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं नीट की, ठीक है। अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसको अपन कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप अगर देखोगे ना इसका डायग्राम बड़ा इजी होता है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है, ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये जो है ना यही चीज कुछ और नहीं, स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है। और अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसके अंदर आपको दिखता है कुछ इस तरीके से टेस्टिस इसमें लोकेटेड होते हैं, ठीक है भाई, इसके अंदर टेस्टिस है। अब टेस्टिस है ना, ऐसा नहीं कि ये हैंग कर रहे हैं बीच में, इसके अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये नीचे से आपके टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच्ड होते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है। अब आपके जो टेस्टिस होते हैं ना वो स्क्रोटम के अंदर एक फिक्स पोजीशन में ही पाए जाते हैं, और आपके टेस्टिस को फिक्स जगह पर रखने के लिए 2 चीजें मेनली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। एक तो मैंने नीचे बना रखा है, ठीक है। अब एक चीज आप देखोगे ऊपर की तरफ इस तरीके से कुछ है ना कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ना क्या करता है, आपके टेस्टिस को अच्छे से अपनी जगह पर प्लेस करने में हेल्प करता है। इनके कुछ नाम भी होते हैं भाई, जैसे कि बात करूं इसकी, ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला आपका कहलाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिड कॉर्ड कहलाता है। और जो नीचे रेड कलर से मैंने मार्क किया है ये वाला कहलाता है ग्यूबर्निकुलम, ग्यूबर्निकुलम कहलाता है बच्चों ये, ठीक है। ये आपका ग्यूबर्निकुलम हो गया और आपका स्पर्मेटिड कॉर्ड हो गया। एक बात और मार्क करना आप, सबसे बड़ी बात, इसके ना अंदर पूरे डायग्राम के अंदर आप देखोगे स्क्रोटम के आसपास कुछ फ्लूइड लाइक वो होता है, कुछ फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम कुछ और नहीं, इसको हम कहते हैं वेजाइनल सीलोम, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा डायग्राम एक बार आप देख लेना, ये आपका टेस्टिस और स्क्रोटम का डायग्राम है। कुछ फीचर लिखे पड़े आपके, जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम हमेशा एक्सटर्नल एब्डोमेन में पाया जाता है, यानी आपके एब्डोमेन से बाहर होता है। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है हैंगिंग इन एक्सटर्नल एब्डोमिनल रीजन। ये क्या हो रहा होता है कि एक्सटर्नल एब्डोमिनल रीजन में ये हैंग कर रहा होता है, लटक रहा होता है। देन इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर, स्क्रोटम का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि स्क्रोटम बाहर क्यों होता है, बॉडी के बाहर क्यों पाया जाता है, तो आपको इसका आंसर लिखना होता है बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको आंसर देना है। और आपसे ना एमसीक्यू में सवाल पूछ सकते हैं कि कितनी डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर, तो वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। देखो स्पर्म फॉर्मेशन नीड्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी, आपके सामने लिखा पड़ा रीजन। अब आगे चलते हैं, याद रखना आपके टेस्टिस के अंदर मैं बात कर रहा हूं एक टेस्टिस की, ठीक है। तो आप एक टेस्टिस के अकॉर्डिंग ही समझ के चलना। आपके एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 स्मॉल कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 तक के आसपास आपके स्मॉल कंपार्टमेंट यानी कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे टाइप, ठीक है। उन्हीं को अपन कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, क्लियर। देन उन्हीं सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 के आसपास यानी 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। देखो यहां लिखा पड़ा है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक के अंदर। देन आप देखोगे जो स्पर्म की फॉर्मेशन है, स्पर्म की फॉर्मेशन भी कहां होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे जाके आपको है ना एक पूरा का पूरा पैसेज देखने को मिलेगा,
पाथवे पूछा जाता है कि कहां से स्पर्म बना, कहां से होते 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 वो बाहर निकलता है, और वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में कई बार उस पैसेज को, उस पाथ को पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो टेस्टिस कुछ इस तरीके का, अगर आप साइड में देखोगे तो ऐसे दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जगह जगह पर ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। ये स्मॉल कंपार्टमेंट है, जिसने 11th क्लास पढ़ी होगी ना अच्छे से, उसको ये पता होगा कि ऐसा ही एक कंपार्टमेंट अपन कहां देखते हैं, पिरामिड टाइप किडनी के अंदर। सिमिलर ऐसा ही होता है अपना कहां, टेस्टिस के अंदर भी। ये आपका कुछ और नहीं, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, 1 से 3, यानी हर किसी के अंदर 1 से 3 क्या मिलेंगे, 1 से 3 आपको टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलने वाले हैं, क्लियर। अब यही टेस्टिकुलर लोब्यूल आगे जाकर एक जगह पे ओपन होते हैं, एक जगह पर ये जाके आगे ओपन हो जाते हैं, उस जगह को कुछ और नहीं हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। यहां पर आके आपके सारे के सारे टेस्टिकुलर, सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये आकर ज्वाइंट हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इस तरीके से ये सारे आके ज्वाइंट हो जाते हैं, ये रेटे टेस्टिस है। अब यहां से आपका ये वासा ये फ्रेंसिया ओपन हो रहा होता है, ठीक है। वो पूरा पैसेज मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लेना। ऐसा कुछ आपको टेस्टिस का डायग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको देखना ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 3 सेल से मिलकर बना होता है, जिनमें आपके सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया और लिडिक सेल पाए जाते हैं। ये समझने से पहले एक बार आपको डायग्राम देख लेना चाहिए। ये डायग्राम आपके सामने है, देखो ये एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है, जिसमें आपको ये सारी की सारी सेल देखने को मिलती है। पहला होता है सर्टोली सेल, दूसरा होता है आपका लिडिक सेल, तीसरा है स्पर्मेटोगोनिया। देखो सामने ही है आपके, अगर आप देखोगे ये पूरा सेल है, मतलब एक डायग्राम है, इसके अंदर आपको एक मिल रही है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये पूरा, ठीक है। ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी, मतलब ये पूरा आप टीएस देख रहे हो, यहाँ पे देखो लिखा है टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल क्या करता है, बहुत चीजें रिलीज करता है, जैसे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर आगे लिखा हुआ है ये चीज। उसके साथ ये रिलीज करता है आपका एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके साथ ये रिलीज करता है इनहिबिन। इन सब के अलग अलग काम होते हैं भाई, क्लियर। उसके बाद देखो आपके सामने दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कुछ और नहीं, यही है मेल गैमीट, आगे जाके कन्वर्ट होगा ये चीज, ठीक है। ये आपका 2n होता है, ये डिप्लॉयड होता है, और यही आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं लिडिक सेल। देखो ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, इस खाली स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस स्पेस के अंदर बहुत चीज होती है। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल देखने को मिलती है, ठीक है, ब्लड वेसल देखने को मिलती है, प्लस में आपको इसके अंदर लिडिक सेल देखने को मिलती है, और इसके अंदर WBC भी देखने को मिलती है, ठीक है। कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं जिनको, वो WBC का ही काम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इसके अंदर लिडिक सेल होती है। लिडिक सेल ही आगे जाके क्या करती हैं, आगे जाकर ये एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है, क्लियर है, जो कि आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देख लेते हैं ये जो तीनों सेल है, जब मैंने यहां पे समझा दिया और यहां पे लिखा पड़ा है, इनका काम क्या होता है। देखो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल एक ही बात है, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल एक ही बात होती है, डिप्लॉयड होता है। अब इसको यहां से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना है। आपके स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना है। अब वहां से स्पर्मेटोजोआ से, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है भाई, क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड फ्रॉम द spermatogonia in the presence of androgen plus androgen binding protein, it is known as spermatogenesis। ये डेफिनेशन याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लिडिक सेल क्या रिलीज कर रहा है, लिडिक सेल रिलीज करता है आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब एंड्रोजन, और ये एबीपी जो है ना, ये एबीपी कहीं और से नहीं, आपका यहां से उठ के आ रहा है, जो सर्टोली सेल रिलीज कर रही है, ठीक है। अब ये एंड्रोजन के साथ ये एबीपी जुड़ता है और स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट कर देता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर, क्लियर है। लेकिन अभी भी आपका स्पर्मेटोजोआ मैच्योर नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, तो स्पर्मेटोजोआ आगे जाके फर्दर डिवाइड करता है, डिवीजन होता है उनके अंदर, और वो अब मैच्योर होने वाला है, यानी मैच्योर होगा तो स्पर्म बनाएगा, या उसको आप कह सकते हो स्पर्मेटिड बनाएगा, क्लियर है। तो स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है,
स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस होता है, लेकिन स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनने के प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये कौन करवाता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर आता है जो स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करके स्पर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? याद रखना, एक तो आपका आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आ गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एक और टर्म आप देखते हो स्पर्मिएशन। क्या होता है? स्पर्मिएशन भी एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके स्पर्म जब तक सर्टोली सेल से जुड़े हैं, उनके हेड जब तक सर्टोली सेल से जुड़े पड़े हैं, तब तक वो सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो एक बार अपने हेड को डिटैच कर लेते हैं, कहां से? सर्टोली सेल से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर? ये सारे आपको मैंने प्रोसेस बता दिए क्या क्या होते हैं। अब देखो आपके सामने लिखा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, काम की चीजें जो भी थी हमने देख लिया। अब बात करेंगे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, पैसेज ऑफ स्पर्म। तो पैसेज ऑफ स्पर्म, देखो डक्ट याद रख लेना तो आपको पैसेज ऑफ स्पर्म याद हो जाएगा। सबसे पहला रेटेटेस्टिस, मैंने क्या बताया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, देन वो जंप करके कहा जाता है रेटेटेस्टिस के अंदर। देखो वहां से स्पर्म कहां गए? रेटेटेस्टिस के अंदर। वेयर ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन, मतलब रेटेटेस्टिस क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर ओपन होते हैं। उसके बाद आपका स्पर्म यहां से जाता है कहां? वासा फ्रेंसिया के पास। वासा फ्रेंसिया आपके 15 से 20 होते हैं नंबर में। ठीक है, अब उसके बाद आपका वासा फ्रेंसिया उसको जोड़ता है, आगे जाके कहां ओपन होता है वासा फ्रेंसिया? एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस कुछ और नहीं, ये स्पर्म को स्टोर करने वाली जगह है और जहां पे स्पर्म का फर्दर मैच्योरेशन होता है। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस के वैसे तो 3 पार्ट है। ठीक है, एपिडिडाइमिस के आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, ठीक है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, कैपुट बोलते हैं, कपुट बोलते हैं, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो इन्हीं से होते हुए आपका एपिडाइमिस के बाद चला जाता है आपका स्पर्म कहां पर? वास्ट डिफरेंस के अंदर। वास्ट डिफरेंस कुछ और नहीं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा, जो कि क्या करता है? कनेक्ट करता है टेस्टिस को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, यानी क्या हुआ कि पहले टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर भी कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, उसके बाद आपका वासा फ्रेंसिया, फिर एपिडाइमिस, एपिडाइमिस के बाद वॉश डिफरेंस, फिर उसके बाद वो चला गया कहां? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट यानी आपका यूरेथ्रा, देन वो आपके यूरेथ्रल मिएटस यानी ओपनिंग से बाहर हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पैसेज पूछा जाता है भाई। ठीक है, क्लियर है? जनरली बंदे इसको 7 अप से याद रखते हैं। ठीक है, 7 अप इसके निमोनिक्स होते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं प्रेफर करूंगा आप डायरेक्ट याद करो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एसेसरी ग्लैंड। अब कौन कौन से ग्लैंड हैं जो अपना सिक्रीशन डालते हैं जिसकी वजह से आपको जो सीमन है, पूरा सीमन देखने को मिलता है, उसके अंदर मिल्कीनेस कलर आता है। देखो सबसे पहले 3 ग्लैंड पढ़ने आपको, एक है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो पेयर्ड ग्लैंड है, यानी कहीं ना कहीं 2 होंगे ही नंबर में। ये इसका पीएच होता है आपका 7 से लेकर 7.4 के आसपास, यानी एल्कलाइन नेचर होता है इसका। ठीक है, एल्कलाइन नेचर है और बहुत सारी चीजें निकालता भी है। आपका ये फ्रक्टोज निकालेगा जिसकी वजह से स्पर्म को एनर्जी मिलती है ताकि वो ट्रैक के अंदर, फीमेल ट्रैक के अंदर बहुत स्पीड से भागे। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी निकालता है और अदर फैक्टर भी निकालता है। ठीक है, उन सबको आप एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से। देन बात कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होता है ये। ठीक है, एक सिंगल ग्लैंड होता है, डोनट शेप का होता है, देखो लिखा पड़ा है डोनट शेप का होता है, और मिल्की सिक्रीशन करता है। ये जो भी सिक्रीट करता है वो कलर में मिल्की होता है। ठीक है, और उसका पीएच होता है 6.5। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। तो ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, छोटे से होते हैं, पी शेप के होते हैं ये। ठीक है, और म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस सिक्रीट होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग कॉइटस। मान लो आपको पता है कि अगर दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं, रब हो रही हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। और अगर उस टाइम पर म्यूकस ना सिक्रीट हो तो जो मेल पेनिस होता है उसके अंदर रेडनेस आने के बहुत हाईली चांसेस होते हैं। तो यही रीजन है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो लुब्रिकेट कर पाता है इजीली बिना किसी हार्म के। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंडरी मतलब सेक्स ऑर्गन। उसके बाद एक बात और बताया था आप लोगों को, आपको पता है कि सीमन के बारे में तो आप जानते होंगे। जो सीमन है
सीमन के बारे में याद रखना है, इसके अंदर 10% स्पर्म होता है प्लस 90% समाइनल प्लाज्मा होता है। समाइनल प्लाज्मा कुछ और नहीं, वो आपका ये जो चीजें निकाल रहे हैं ना, ये 3 ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उसे वो समाइनल प्लाज्मा कहते हैं, तो वो ज्यादा होता है। और 10% आपका क्या होता है, स्पर्म होता है। उसमें से भी आपको काम क्या बता देता हूं, जगह नहीं है वैसे तो, ठीक है। यहां देख लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो स्पर्म होता है, एक बार जो इजैकुलेशन होता है, मतलब 1 टाइम जो इजैकुलेशन होता है, उसके अंदर 2 से लेकर 6 ml इतना आपका सीमेन सिक्रीट होता है, ठीक है। इतना सीमेन सिक्रीट होता है, जिसमें से आप देखोगे 200 से लेकर 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन के अंदर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और इन स्पर्म में से भी आपको रेशियो याद रखना है, 60% जो स्पर्म होते हैं, 60% स्पर्म जो होते हैं भाई, वो आपके कैसे होते हैं, अच्छे शेप में और साइज में होते हैं। और उन 60 में से भी 40% जो 40% स्पर्म है, उन्हें कैसा होना चाहिए, रिगरस मोटिलिटी, यानी विगरस, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलने वाले वो स्पर्म होने चाहिए। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। मान लो कि एक मेल को इनफर्टाइल कौन बना सकता है, अगर उसके अंदर 60% से कम स्पर्म आपके कैसे पाए जा रहे हैं, नॉर्मल शेप के नहीं है, यानी एबनॉर्मल शेप और साइज के हुए ना, तो वो इनफर्टाइल हो सकता है। या फिर अगर 40%, उन 60 में से ही 40% के पास रिगरस मोर्टेलिटी नहीं हुई, तो मेल कैसा कहलाएगा, इनफर्टाइल, क्योंकि उसके स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे ना जहां तक उसे जाना है। तो ये भी रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। ये आप उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं फटाफट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अंदर भी अपने को एक एक करके देखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, डक्ट क्या है, आपको फिर देखना है फैलोपियन ट्यूब कैसी है, देन अपन बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को देखना ये है कि फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो है आपका ओवरी, ठीक है। ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। आपको पता ही है पेल्विक रीजन क्या है, एब्डोमेन के पास ही होता है, लोअर पेल्विक, लोअर एब्डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है। एंड ये 1 पेयर होता है, यानी ये भी 2 होते हैं, आमंड शेप के होते हैं भाई, ये याद रखना। शेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका शेप कैसा होता है, आमंड शेप के होते हैं। उसके बाद इनका साइज याद रखना, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होते हैं ये लेंथ में, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। एंड each side of lower abdomen connected to the pelvic wall and uterus by the ligament। जो ये ओवरी होते हैं ना, ये ओवरी है ना आपके, ऐसे नहीं कि हैंग कर रहे होंगे, फ्रीली हैंग नहीं कर रहे होते, अटैच होते हैं ये पेल्विक वॉल से भी और यूट्रस वॉल से भी। अगर दिखाऊं डायग्राम के थ्रू, तो यहां पर मान लो ये आपका पेल्विक रीजन है, यूट्रस वाला रीजन सॉरी, यहां से ये अटैच होते हैं ओवरी। फिर यहां पर मान लो ये वाला आपका पेल्विक है, ये पेल्विक रीजन है, तो यहां से भी ये अटैच होता है, इस तरीके से ये हैंग कर रहे होते हैं। क्लियर है, ये आपका पूरा डायग्राम है। अब आप देखोगे कि ओवरी के अंदर है ना, ओवरी के सबसे बाहर आपको मिलती है जर्म लेयर, सबसे आउटर लेयर पर आप देख रहे हो जर्म लेयर देखने को मिल रही है। उसके बाद ये ओवरी है पूरा का पूरा, ओवरी के बाहर वाला पार्ट देखो, ओवरी का ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। एंड जो इनर पार्ट दिख रहा है आपको, वो कहलाता है, इनर पार्ट को मैं अलग कलर से कलर्ड कर देता हूं उस पार्ट को, वो है आपका मेडुला। ये वाला पार्ट जो रेड कलर से है दिखाया गया है, वो आपका मेडुला है। अब आपका कॉर्टेक्स और मेडुला मिलकर आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, दैट इज स्ट्रोमल टिश्यू। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू। आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रोमल टिश्यू क्या होता है, तो बता देना, कॉर्टेक्स और मेडुला से मिलकर आपका स्ट्रोमल टिश्यू बनता है इन ओवरी। सेम चीज आपको मिलेगी कहां पर, आपको देखने मिलती है किडनी के अंदर, ठीक है ना, वहां में याद रखना। देन बात कर लेते हैं देखो सेकेंडरी की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अच्छा उससे पहले एक चीज ये देख लो, ये वाला पार्ट है ना, हम जनरली पढ़ते हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के अंदर, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ओवरी का ही पार्ट है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो तो वहां देखते हो कि फॉलिकुलर चेंजेस आ रहे होते हैं, ओवरी के अंदर कुछ ना कुछ साइकिल चल रही होती है, तो वो चीज यही है, और ये ओवरी में ही पढ़ लेते हैं ताकि आगे जाके पढ़ना ना पड़े। देखो सबसे पहले ओवरी के अंदर आपको कुछ मिलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, फिर प्राइमरी कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी ग्राफियन के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स है,
फिर ये आपका सेकेंडरी, ये टर्सरी और ये ग्राफियन। इनका काम क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, देखो ये वाले प्राइमोडियल फॉलिकल आपके मिलियंस में होते हैं, बहुत लाखों होते हैं, ठीक है। लेकिन कब होते हैं, जब बेबी है ना मदर के पेट में होती है, तब तक है ना ये एग बन रहे होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल डीजनरेट हो रहे होते हैं, बेकार हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब बेबी पैदा होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है फीमेल का, तब तक फीमेल के अंदर बचते हैं कितने, 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास एग बचते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। और पैदा होते ही जैसे लड़की ने जन्म लिया, वैसे ही जो आपके ये फॉलिकल्स हैं ये चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 11th क्लास में सेल साइकिल में ही पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो ये चीज आप देख लेना, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये अरेस्ट हो जाते हैं, याद रखना। वो भी आप अगर आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट में भी कहा, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के अंदर ये अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो सेकेंडरी बनता है, फिर टर्सरी और ग्राफियन। अब ये क्या होता है, आपके ना दो हार्मोन इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी आपका एफएसएच क्या कर रहा है, इन फॉलिकल्स को बड़ा करने में, इनकी मैच्योरेशन, इनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहा है। अब जैसे जैसे जिस तरीके से ये आपके फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन बन रहे हैं ना, उसी हिसाब से ये वाले आपको, ये वाला पार्ट आपको क्या करके देगा, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा भाई, ठीक है। ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, याद रखना। जैसे जैसे आपके फॉलिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एस्ट्रोजन निकलता जाएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो आपका आता है एलएच सर्ज। मैंने कहा था दो हार्मोन इसको काम करवाते हैं, पहला एफएसएच है, दूसरा एलएच है। एलएच क्या करता है, देखो एक तो एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करवाता है, कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन का पार्ट करवाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एलएच सर्ज आएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, जिसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी कहीं ना कहीं फिर एफएसएच और एलएच निकालता है, ठीक है। अब यही एलएच आगे जाता है आपके ग्राफियन फॉलिकल के पास, फिर उसको मैसेज भेजता है कि आप सेकेंडरी oocyte को रिलीज करो, देन आपका यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को अपन यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन जैसे हो जाती है ना, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, तो एलएच अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पे रहता है, ठीक है। तो ये बनता है आगे जाके, जो आपका ये निकल गया ना रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, आगे जाके बनाता है कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम बन गया। अब जब तक एलएच का अमाउंट ज्यादा है तब तक ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही एलएच का अमाउंट कम हुआ वैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर। किसके अंदर, कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो व्हाइटिश सब्सटेंस होता है, जो बाद में जाके डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे, ये आपका निकालता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। और ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन अभी जब मैं बढ़ाऊंगा ना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पर याद रखना है कहीं ना कहीं ये आपके एंडोमेट्रियम की लेयर की थिकनिंग बनाने में और उनको ग्लैंडुलर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी ओवरी का ही पार्ट है, इसलिए मैंने यही समझा दिया ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है। पहला है आपका एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड, इनके अंदर नहीं होते हैं वैसे तो, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा, दो होते हैं, बर्थोलिन और एक और होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दूसरा पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और आपको देखो एक्सेसरी डक्ट के अंदर क्या क्या मिलती है, एक तो मिलता है आपको फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं ओविडक्ट, दूसरा मिलता है आपको यूट्रस जिसको हम कहते हैं हिस्टेरा या फिर बॉम्ब, तीसरा आपको पढ़ना है सर्विक्स, चौथा है आपका वेजाइना। ये चीजें मिलाकर आपकी बनती है एक्सेसरी डक्ट। वही बात करें अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो उसमें दो चीजें आ जाती है। फीमेल का एक वल्वा कहते हैं, वल्वा यानी एक्सटर्नल पार्ट होता है, देन आपका आ जाता है एक मेमरी ग्लैंड, ठीक है। इसको भी अपन, वैसे तो मेमरी ग्लैंड को अपन सेकेंडरी ग्रोथ में काउंट करते हैं, लेकिन ये भी एक्सटर्नल ही है, एक्सटर्नल फीचर है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब को अपन ओविडक्ट कहते हैं। ये 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ये तीन चीजें आपके फैलोपियन ट्यूब को मिलकर बनाती है। इस्थमस की बात करूं, सबसे पहले बात करें इनफंडिबुलम की अगर बात करूं तो ये ओवरी के सबसे पास होता है, फनल शेप का होता है, एंड इसकी एंडिंग प्रोसेस करती है फिम्बरी को, यानी इनकी एंडिंग पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है,
ऐसा कुछ पार्ट देखने को मिलता है बच्चों, किसका? फेलोपियन ट्यूब का। और जो ये मैंने आपको दिखाया ना, यही आपका कुछ और नहीं, फिमरी है। फिमरी क्या करता है? फिमरी आपका कलेक्ट करता है किसको? ओवा को। ठीक है, ओव्यूलेशन जब होती है ना तो उसके अंदर ओवा निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, तो इसको कैच कौन करता है? वो करता है फिमरी। देन उसकी बात कर लेते हैं एम्पुला की। तो एम्पुला क्या है? वाइडर पार्ट है। ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, यही आपका एम्पुला कहलाता है। ठीक है, ये आपका एम्पुला है। और एक बात याद रखना, सवाल बनता है कि फर्टिलाइजेशन आपके फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी कहां होती है? याद रखना, आपका वो है एम्पुला वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको स्टार मार्क लगाना है। एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, देन बात कर लेते हैं इस्थमस की। तो इस्थमस कुछ नहीं है, आपका नैरो पार्ट होता है, यानी ये बहुत पतली सी ट्यूब होती है जो आगे जाके, देखो ये दिख रही है ना आपको, ये आपका इस्थमस होता है। सॉरी, ल्यूमन बोलने वाला था मैं। ठीक है, तो ये आपका इस्थमस होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई वल्वा की। जैसे कि मैंने बताया आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करनी है, तो उसके अंदर वल्वा है। अच्छा, आप बोलोगे भैया यूट्रस, यूट्रस अभी आगे देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका बोर्ड फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने वल्वा की। वल्वा क्या होता है भाई? वल्वा देखो, वल्वा 5 चीजों से मिलकर बना होता है। वल्वा आपका 5 चीजों से मिलकर बनता है। पहला आप देखोगे मॉन्स प्यूबिस, ये ऐसा पार्ट होता है जहां पर फीमेल का ये वाला पार्ट हमेशा है ना फैटी होता है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है। क्लियर है? एंड उसके बाद आता है आपका लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। ठीक है भाई, ये 5 चीजों से मिलकर आपका वल्वा बनता है। अब आप बोलोगे भैया इसके बारे में क्या है, तो ये चीज आप ना एनसीईआरटी से रीड कर लोगे ना भाई, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है, एक चीजों में बंदों को डाउट रहता है, जैसे कि हाइमन के ऊपर, कि हाइमन क्या है। तो हाइमन एक पतली सी शीट होती है, ठीक है, आप लेयर बोल सकते हो, जो कि वजाइना के ऊपर ही होती है। और कई बार ये ना एनसीईआरटी मेंशन भी करती है कि हाइमन की ब्रेकिंग, यानी हाइमन का टूटना, इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल पहले से किसी के साथ कोइटस करके बैठी है, या फिर उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध है, या फिजिकल रिलेशनशिप में है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइमन जो है वो बाइक राइडिंग से, हॉर्स राइडिंग से, या अदर स्पोर्ट्स के कुछ भी गेम में पार्टिसिपेट करने की वजह से भी हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कई जगहों पर क्या करते हैं, हाइमन की चेकिंग होती है। मतलब कुछ अपने विलेज होते हैं अपने इंडिया के अंदर, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर क्या देखते हैं कि वर्जिनिटी का टेस्ट करने के लिए वो हाइमन का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं अपने मेमोरी ग्लैंड की। देखो मेमोरी ग्लैंड में ना आपको पढ़ना क्या है, मेमोरी ग्लैंड बना होता है आपके मेमोरी लोब से। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्लैंड है। अब ऐसे ही मेमोरी लोब्स देखो, मेमोरी लोब्स आपके 15 से 20 होते हैं। ठीक है, एक मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्रेस्ट की बात कर रहा हूं। ब्रेस्ट में आपको पता है कि वो भी पेयर में होते हैं, और उसके अंदर एक के अंदर अगर बात करूं तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। देन इन्हीं मेमोरी लोब्स के अंदर होते हैं मेमोरी एल्वेलस। इन्हीं मेमोरी एल्वेलस की बात करूं तो मेमोरी एल्वेलस के अंदर आप देखोगे वो बने होते हैं आपके मिल्क सिक्रेटिंग सेल से, यानी जो आपके मेमोरी एल्वेलस होते हैं ना, वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल से बने होते हैं, जो कि मेमोरी डक्ट में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आगे जाकर मेमोरी डक्ट से जुड़ते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो जब बेबी हो जाता है तो सिग्नल जाता है मदर के पास, मतलब जब भी फीड करवाती है मदर बच्चे को, तो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन उस चीज को है ना थिंक करके, उसको रिस्पॉन्ड करके मैसेज भेजता है ना, और वो मैसेज जाता है मेमोरी ग्लैंड के पास, जिसकी वजह से ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल मिल्क को सिक्रेट करती है, कहां पर? मेमोरी डक्ट के अंदर। देन मेमोरी डक्ट आगे जाके मिल्क को एक जगह लाके रखता है, उसे कहते हैं एम्पुला, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है। एंड वहीं से फिर मिल्क आपका कहां चला जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। ये भी आपके 15 से 20 होते हैं, और यही चीज आगे जाके मिलकर आपके जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनके निप्पल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और देन उसी को जब बेबी सक करता है तो मिल्क उनके माउथ में पोर हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना मेमोरी ग्लैंड के बारे में सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी किस तरीके से एक स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड सबसे पहले देखो, मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आपके हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं, आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा, ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया है। देन क्या होता है, इसका होता है माइटोसिस डिफरेंशिएशन, यानी है ना ग्रोथ होती है आपके स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, है ना ग्रोथ होती है। कब? प्यूबर्टी के टाइम।
वो ग्रोथ होती है और एक जाकर आपका कोई भी एक स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बड़ा होता है, साइज में लार्ज हो जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा साइज कैसा हो रहा है, इंक्रीज साइज इंक्रीज हो गया। देखो इसके कंपैरिजन में ये वाला बड़ा हो गया, क्योंकि भाई डिवीजन होनी है ना, आपका फर्स्ट मियोसिस होगा, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है, तो डिवीजन करने के लिए आपका साइटोप्लाज्म भी तो बड़ा होना चाहिए ताकि इक्वल डिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहां से यहां गया, साइज बढ़ गया, तो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि अभी भी हैप्लॉइड है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है माइटोटिक डिवीजन। देखो ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रही है। अब ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये आपका 2n जो है बराबर बराबर n एंड n में आपका डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे लिखा पड़ा है सेकेंडरी oocyte बन जाएंगे आपके, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 2 सेकेंडरी oocyte बनते हैं, यहाँ आप देख रहे होगे। ठीक है, फिर क्या होता है इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, फिर ये आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी दोबारा से आपका मियोटिक डिवीजन। याद रखना कभी भी प्राइमरी जो या फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल होता है ऑलवेज, बट जो आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो हमेशा इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, बस आपको साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा। देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इक्वेशनल, यहाँ पे आपका हो रहा है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है भाई, याद रखना। तो अब क्या हो गया, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएंगे स्पर्मेटिड। अब देखो ये स्पर्मेटोसाइट भी आपका एन था हैप्लॉइड, और ये भी आपका एन होता है। स्पर्मेटिड जो होते हैं आपके 4 बनते हैं, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां देख सकते हो आप 1 2 3 4 बन रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये फर्दर ये मैच्योर होते हैं और आपके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं। ठीक है, जब तक ये सर्टोनी सेल से नरिशमेंट ले रहे हैं तब तक आप स्पर्मेटोजोआ बोलो, और जैसे ये उससे हट जाएंगे स्पर्मेशन होगा, देन ये आपके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 4 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, वही बात कर लेते हैं oogenesis की। तो आपको पता है oogenesis ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया, जब अब बेबी जो होती है गर्ल यानी फीमेल मदर के बॉम्ब में होती है तभी उसकी ये एम्ब्रियोनिक मतलब ये oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनसाइड फीमेल मदर बता दिया था मैंने। अब क्या होता है, oogonia होता है, oogonia यानी सेकेंडरी मतलब वो ये आपका डिप्लॉइड सेल होती है, इसके अंदर भी माइटोसिस डिफरेंशिएशन चल रहा होता है। ठीक है, ये अभी चल रहा है, जैसे लड़की प्यूबर्टी में आती है, गर्ल जो है प्यूबर्टी में आती है, तो देखो प्राइमरी oocyte बन गया। ये देखो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था ना, इसी के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट रेड कलर का, ये कुछ और नहीं, आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है भाई, प्राइमरी oocyte है। अब ये देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर होती है आपकी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, वही आपका मियोसिस। होगा क्या, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन नहीं होती है, अन्य इक्वेशनल, यानी आपका एक तो सेल जो बन रही है वो बड़ी बनेगी और एक सेल बनती है बहुत छोटी, जिसको अपन पोलर बॉडी कहते हैं, जो किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपकी सेकेंडरी oocyte जो बनती है वो एक ही बनती है, और एक बनती है आपकी पोलर बॉडी जो किसी काम की नहीं है। देन आपकी जो सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसके बाद एक बार और क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है, और आपका बनता है सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम या एग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से आपका गैमेटोजेनेसिस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बचे हुए टॉपिक के बारे में। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और अदर टॉपिक। मैं साइड हो रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो अपना टॉपिक बच गया था यूट्रस, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यूट्रस के अंदर अगर बात करो, यूट्रस को अपन नॉर्मल भाषा में बॉम्ब भी कहते हैं और हिस्टेरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। याद रखना, शेप मैंने पहले कहा था इन्वर्टेड होती है, और आपको शेप है ना याद भी रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं कि यूट्रस कैसा होता है, तो इन्वर्टेड शेप का होता है, पेयर शेप का। और इसके अंदर वॉल की बात करूं तो यूट्रस की वॉल की बात करनी है तो 3 वॉल होती है, एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम। आपको कैसे देखना है, एक आउटर होती है, एक मिडल होती है और एक इनर होती है। तो मैंने सीक्वेंस में लगाया, तो जो सबसे बाहर है वो सबसे पहले लिख रखा है, जो बीच में है वो बीच में ही, और जो सबसे एंड में है अंदर में है वो एंड में है। देखो पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर है, मायोमेट्रियम मिडल है और एंडोमेट्रियम इनर है। पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेनस होती है, इतना याद रखना है, इसका काम इतना ही, थिन मेम्ब्रेनस होती है। देन मायोमेट्रियम की बात करो तो थिक होती है ये, और स्मूथ मसल से बनी होती है।
थिक होती है, साथ ही साथ ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद बात करूं तो आपका जो मायोमेट्रियम, इसका काम क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन यानी धक्का लगाने का काम करता है। देखो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी क्या करवाता है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एक टाइप का है ना, ये धक्का लगवा रहा होता है ताकि एक्सपल्जर हो जाए बेबी का, यानी बेबी जो है बॉम्ब से बाहर आ जाए। ठीक है, देन बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम का ही मेन फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन के अंदर भी, और यही कारण बनता है जब फीमेल के अंदर पीरियड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग कुछ और नहीं, उसके अंदर आपको जो एंडोमेट्रियम की लेयर ही होती है जो शेड ऑफ हो रही होती है, बाहर आ रही होती है। ठीक है, कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये शो करता है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने बताया ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ना, वो कौन शो करता है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर ही शो करती है, क्योंकि यही वो लेयर है जो कि किसका वेट करती है, जाइगोट का वेट करती है कि जाइगोट आएगा, इसके अंदर इम्प्लांट होगा, देन बेबी की फॉर्मेशन होगी और कहीं डिलीवरी होगी। लेकिन जब बेबी नहीं आता है तो क्या हो जाता है कि जो एंडोमेट्रियम अपने आप को बना रही होती है, वो शेड ऑफ होने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर में जो पिछले साल आ रखा था, वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पिछले साल के पेपर में था ये 3 मार्क्स में कि आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के दिखाना था, जो कि आपको ऐसा देखने में मिलता है, और कहा गया था कि आपको इसके अंदर 4.4 लेवल नेम को लेबल करना है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे ऊपर होता है आपका एक्रोसोम। आपको पता ही है ये होता है एक्रोसोम। ठीक है, उसके अंदर फिर ये होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, क्लियर। ये वाला पार्ट आपका हेड है, ये नेक है, और ये आपका मिडल पीस है, और देन ये आपकी टेल है। मिडल पीस के अंदर आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करवाता है, स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि ये मूव करके यूट्रस के अंदर से होता हुआ कहां चला जाए, ओवा के पास चला जाए। ठीक है भाई, तो इतना सा पार्ट आपका पिछले स्लाइड वाला है, मतलब जो पहले लिखवाया था उसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक ड्यूरेशन होता है किसका, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर फीमेल में, जो कि 28 से 29 दिन तक चल सकता है, और कईयों के अंदर ये 2 दिन पहले, कईयों के अंदर 2 दिन बाद भी ये आ सकता है। ठीक है भाई, तो नॉर्मल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये 2 तरीके से होता है, 2 फेजेस में होता है। एक तो होता है ओवरी के अंदर अलग चल रहा होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, और एक चल रहा होता है यूट्रस के अंदर। ओवरी की बात करो तो ओवरी के अंदर होते हैं 3 फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। वहीं अगर बात करी जाए यूट्रस की, तो यूट्रस के अंदर होते हैं 3, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। देखो, टोटल अगर आपको पूछा जाए ना कितने फेज होते हैं, तो 4 फेज होते हैं, ये याद रखना। क्योंकि जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है ना, ये फॉलिकुलर फेज, वो कहीं ना कहीं प्रोलिफरेटिव फेज है, क्योंकि डेज देख लो, 6 से 13 दिन ये होता है, और 6 से 13 दिन आपका प्रोलिफरेटिव फेज ही होता है। फिर बात करें ल्यूटियल फेज, जो है ल्यूटियल फेज कुछ और नहीं, सेक्रेटरी फेज है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि कहीं एक जगह पर ओवरी के अंदर काम हो रहा होगा, और एक जगह पे यूट्रस के अंदर काम हो रहा होगा। दोनों के अलग अलग वो अपनी अपनी क्या कर रहे होते हैं, फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन डेज सेम है। अब जो 2 और बता रहा हूं, एक होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, ये होता है 14th डे पर, फिक्स है कि 14वें दिन, पीरियड्स के 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होता है, एग बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड जो सबसे स्पेशल वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि पहले से लेकर 5वें दिन तक चलता है। तो ये दोनों अलग अलग है, बाकी ये आपके अंदर ये देखो फॉलिकुलर फेज और ये ल्यूटियल फेज, और प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, ये यूट्रस और ओवरी के अंदर कहीं ना कहीं पैरेलली चल रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेज आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, फॉलिकुलर फेज समझाता हूं। ये देख रहे हो आप, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्राइमरी प्राइमोडियल सेल है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स है। ये मिच्योर हो रहे हैं, डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर ये मिच्योर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ और नहीं, अगर आप गौर से देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला पार्ट आपका फॉलिकुलर फेज है, जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एफएसएच करवा रहा है, ये जो भी करवा रहा है। ठीक है, एफएसएच करवा रहा है, क्लियर। और ये एफएसएच करवा रहा है, तो यहां से क्या निकल रहा है, एक हार्मोन निकल रहा है, एस्ट्रोजन। तो देखो, मैंने बताया था जैसे जैसे फॉलिकुलर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता जाता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल आप देखो क्या हो रहा था, देखो पहले दिन से 5वें दिन, हम ऐसा मान के चलते हैं किसी भी फीमेल के अंदर डे 1 को साइकिल स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 1 से 5 दिन तक उसकी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज होगा। देन 6 से लेकर 13 डे तक
उसका क्या होगा, फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। यानी फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, फॉलिकल्स बन रहे होंगे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन ये हो रहा होगा। वहीं अल्टरनेट में यूट्रस के अंदर क्या हो रहा होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, यानी एंडोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर क्या आ रही होगी, थिक हो रही होगी। कहीं ना कहीं ये जाइगोट की एंट्री के लिए क्या कर रहा होगा भाई, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि मेहमान आने वाले हैं, तो ये क्या कर रहा होता है, घर को सजा रहा होता है। तो सिमिलरली जब यूट्रस के अंदर आपका जाइगोट आने वाला होता है, तो उसके लिए ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि जब आपका जाइगोट इम्प्लांट हो, जाइगोट तो इम्प्लांट नहीं होता, ब्लास्टोसिस्ट होता है इम्प्लांट, तो जब वो इम्प्लांट होना तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर की थिकनिंग हो रही होती है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर थिकनिंग बनाएगा, ठीक है। और वहीं आपको देखो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। फिर क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे पर, ये देखो यहाँ पर 14th डे है, यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, बाहर आ गया भाई, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, बाहर निकल गए। क्या रीजन था, यहाँ कहीं ना कहीं आपका LH, आप देखोगे तो आपका हाइपोथैलेमस ने LH बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट करवाया, जिसकी वजह से ये ओव्यूलेशन हुआ, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एंड यहां से जैसे ही आपका LH आया, उसे LH सर्च कहते हैं, ठीक है भाई। जिसकी वजह से क्या देखोगे आप देखोगे कि ये आपका ओव्यूलेशन हो गया, ये आपका ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके एंडोक्राइन की तरह काम करता है, और ये सिक्रेट करता है आपका एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन। अब यहां से आप देखोगे चेंजेस क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन जो है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन आगे जाकर ये वाली जो साइकिल चल रही थी, यानी 15 से लेकर 28 दिन तक ओवरी के अंदर कौन सी होती है, वो ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाए रख रहा है, मतलब इनका अमाउंट बढ़ा रहा है, ठीक है। और वहीं अगर बात करूं तो एक होता है आपका सेक्रेटरी फेज, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, 15 से 28 दिनों तक आपके यूट्रस के अंदर इसको मतलब जो आपका एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, इसकी थिकनिंग करवा रहा होगा कौन, एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको ग्लैंडुलर सिक्रेटरी, यानी कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कर रहा होगा। क्लियर है भाई, याद रखना। और एक सवाल ये भी आता है कि अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा यूट्रस के अंदर या बॉडी के अंदर तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम होने का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, और दैट्स वाई कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ये हार्मोन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज चले जाएंगे। और एक बार ये हार्मोन कम हुए तो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास कि भाई अब ये हार्मोन नहीं निकल रहे हैं, यानी इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में ही ब्लीडिंग के रूप में नेक्स्ट मंथ के पहले दिन से 5वें दिन तक ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना 4 फेज होते हैं, पहला फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा आपका ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा आ जाता है आपका ल्यूटियल फेज या फिर आप उसे बोलते हो सेक्रेटरी फेज, और चौथा जिसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो इन्हीं फेज में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है। ग्राफ के बेस पे आपका ये सवाल आएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस्ट्रोजन। आपके 14 डे से पहले जो ग्राफ ऊपर होता है वो एस्ट्रोजन होता है, देन 14 डे के बाद आपका प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ अप चला जाता है। ठीक है, पिछले साल में 4 मार्क्स के अंदर केस बेस्ड स्टडी होता है ना, उसमें आपका यही ग्राफ देकर आपसे सवाल पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, और नीट के लिए तो भाई आपका जो भी चल रहा है ना फिलहाल वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से कभी भी उठ के आ सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं अपन फर्टिलाइजेशन और कुछ बचे हुए टॉपिक, और देन चैप्टर भी अपना खत्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट है जो कब होता है, आफ्टर मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जाइगोट बनने तक के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी सिनगेमी आती है, प्लाज्मोगेमी आ जाती है, फिर आपका कैरियोगेमी आ जाती है, एंड कहीं जाकर फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, पैराग्राफ साथ साथ पढ़ते हुए चलना। मैंने कहा था ना नीट वाले बच्चे या सीबीएसई वाले बच्चे साथ में एनसीईआरटी और नोट्स रखना ही रखना है आपको। देखो अब क्या होता है, एक लाइन है एनसीईआरटी लिखती है प्रॉपर तरीके से कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, देखो साफ लिखा भाई असर्शन रीजन,
असर्शन रीजन यहां से बन सकता है आपके लिए। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन क्या रीजन है? देखो आपने सुना होगा कई बार कि है ना क्या नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी ना बेबी कंसीव नहीं हो रहा। तो हर बार रीजन कुछ ऐसा ना हो, हर बार रीजन कोई बीमारी नहीं होती। ये भी रीजन हो सकता है कि जो स्पर्म जो गया है वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर और जो ओवा निकला है वो एक साथ एम्पुलरी रीजन के अंदर पहुंचे नहीं, जिसकी वजह से जायगोट बन नहीं पाया। तो ये एनसीईआरटी मेंशन करती है। देन मैंने आपको बताया था क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज याद है आपको, मैंने भी बोला था क्लीवेज एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके अंदर, अगर आपको बाहर की नॉइज आ रही है भाई तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्लीवेज क्या होता है? एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है बट डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर ये जाइगोट है, ये जाइगोट है और जाइगोट आप जानते हो 2n होता है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट मिले नेक्स्ट डे जाइगोट बनने के अगले दिन क्या होता है? फर्स्ट डे आपका ये 2 सेल स्टेज बन जाती है। कैसी? 2 सेल स्टेज। फिर वही उसके दूसरे दिन जाके बन जाती है 4 सेल स्टेज। फिर तीसरे दिन बन जाती है 8 सेल स्टेज, जिसे कहते हैं अपन अर्ली मोरुला। ओके, फिर 4th डे पर आपको देखने को मिलता है 6th सेल स्टेज, जिसे कहते हैं एडवांस मोरुला। इसके बाद 5वें दिन क्या होता है? यहां से आपका पूरा ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, जोना पेलुसिडा वाले पार्ट को निकालते हुए हैचिंग कहते हैं। आपने देखा होगा हैचिंग का मतलब होता है जब अंडा फूटता है ना अंडा, तो उसमें से वो यॉक बाहर आता है। सिमिलरली ये ऊपर आप देखोगे तो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, पेलुसिडा, जो कि 5वें दिन ब्रेक हो जाती है और ये वाला माल जो है, ये वाला मतलब जो आपका सेल है, ये पूरा बाहर निकल जाता है। और उसके बाद 6ठे दिन में आपको ऐसा ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर ये पूरा पार्ट इनर मास कहलाता है, इनर मास सेल या इनर सेल मास कहलाता है। ये वाला पार्ट आपका ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है और ये चीज जो खाली स्पेस से कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है भाई, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ब्लास्टोसिस्ट का है। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही जाके आगे इंप्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर। किस साइड से? इनर मास वाली साइड से। इनर मास वाली साइड जाकर इंप्लांट होती है एंडोमेट्रियम के अंदर और ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर डिवाइड होता है फर्दर, और यही आगे जाके कोरियोनिक विलाई बनाता है जो आगे चलकर प्लेसेंटा के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, इंप्लांटेशन देखो कब होता है? 7वें से लेके 9वें डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 7वें से 9वें दिन में आपका इंप्लांटेशन हो जाता है। होता क्या है देखो, डेफिनेशन अगर आए तो लिख देना। इट इज अटैचमेंट और एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ यूट्रस विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम विच रिलीज फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट ऑफ एम्ब्रियो। देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कि जो आपके यूट्रस होता है ना, यूट्रस की वॉल के अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि ये चीज जाकर उसमें अटैच हो जाए। ओके, और एक बार अटैच हो जाता है ना तो यूट्रस अपने आप इस चीज को कवर अप कर लेता है, ढक देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंप्लांटेशन हो गया, अब प्रेगनेंसी की बात आ जाती है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो ये प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट नोन एज कोरियोनिक विलाई। अभी बताया था मैंने कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है यही आगे जाके कन्वर्ट होता है और उसी को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि कोरियोनिक विलाई होता है। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होता है बाय यूटेराइन टिश्यू, अभी बताया था यूट्रस उसे कवर कर लेता है, प्लस मैटरनल ब्लड। किससे कवर होता है? एक तो मदर का ब्लड होता है, साथ ही साथ यूटेराइन टिश्यू होता है। फिर प्लेसेंटा, ये कोरियोनिक विलाई आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है जो कि मैटरनल ब्लड प्लस एम्ब्रियो से मिलकर बनता है। दैट्स वाई कि हम प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी कहते हैं। रीजन याद रखना, पूछा जाता है कि वाई प्लेसेंटा इज नोन एज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि आपका जो प्लेसेंटा है ना वो शेयर कर रहा होता है या लिंक होता है बिटवीन मदर के ब्लड के बीच में और फीटस के बीच में। ठीक है भाई, तो ऊपर से तो फीटस के अंदर है ना 3 बैरियर भी होते हैं। जब आप एडवांस बुक पढ़ोगे ना कोई सी रेफरेंस तो वहां दिख जाएगा आपको कि 3 बैरियर होता है प्लस में मैटरनल ब्लड होता है, तो इनके बीच में एक बैरियर का काम करता है प्लेसेंटा। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। देन आपको प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा गया था पिछले साल, मैंने बताया था ना एक आपको ग्राफ थोड़ी देर पहले, उस ग्राफ से क्वेश्चन आया था, प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे गए थे। तो फंक्शन याद रखना, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस, बेबी के पास ऑक्सीजन लेके जाना और न्यूट्रिएंट को लेके जाना मदर के थ्रू होते हुए। ठीक है, देन दूसरा काम, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट
मटेरियल फ्रॉम द फीटस। ये चीज आपने 10th में पढ़ रखी है, कोई बड़ी बात है नहीं। असली चीज यहाँ पर है, ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। आपका जो प्लेसेंटा है ये भी एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन निकालता है? एक तो निकालता है HCG, दूसरा HPL, तीसरा रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। पूछा जाता है ऐसा कौन से हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं, और कौन से हार्मोन है जिससे पता चलता है कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। वो आपके सामने है, HPL, ठीक है। यही हार्मोन है जो आपको पता लगाने में ज्यादा सक्षम होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रेग्ना न्यूज एक प्रेगनेंसी किट आती है जिसमें फीमेल यूरिन के यूज से पता लगाती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर यही हार्मोन अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा और हार्मोन है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया या थायरोक्सिन हो गया। इनका काम भी सुनो क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एसेंशियल फॉर सपोर्ट। क्या करते हैं ये हार्मोन? ये ना सेवरल फोल्डिंग बना देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब आपके जो बॉम है ना उसके तो बहुत सारी फोल्डिंग बनती है, जो सपोर्ट करता है किसको? फीटस के ग्रोथ को। फीटस अच्छे से ग्रोथ कर पाए, एक उस चीज को। दूसरा, मेटाबॉलिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी इन फीमेल, यानी फीमेल के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे होते हैं ना भाई, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी फोल्डिंग बनाता है। एसेंशियल फोल्डिंग होते हैं जिनके अंदर ये सारे हार्मोन कहीं ना कहीं एसेंशियल होते हैं, काम कर रहे होते हैं। क्लियर है भाई? ये पढ़ के जाना, भूल मत जाना। आप चाहे तो इसे नीट के पर्सपेक्टिव से इन 3 हार्मोन को याद रख लो, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अपना पार्चुरेशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, ये आप जानते हो, और उन 9 महीने को डिवाइड किया गया है ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। एक ट्राइमेस्टर आपका 3 महीने का होता है, टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, और इन्हीं के अंदर आपके बेबी की या फिर फीटस के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। ये चीज एक बार ध्यान से आप एनसीईआरटी में रीड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर नहीं आया, क्योंकि वो चीज आप पढ़ के भी समझ लोगे। देन बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी फीटस के बाहर आने का टाइम हो चुका है, यानी 3rd ट्राइमेस्टर पूरा हो गया है, अब सिग्नल आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि देखो, जैसे ही बेबी मिच्योर हो जाता है, तो मिच्योर होने के बाद प्लेसेंटा सिग्नल भेजता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फीटस। पहले तो फीटस की तरफ से मैसेज आएगा, है ना। फीटस क्या करेगा? एक हल्का सा जर्क लगाता है, ठीक है, हल्का सा जर्क लगाता है वेजाइना के पार्ट, मतलब वेजाइना के पास, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन। अब ये होता क्या? फीटस जैसे सिग्नल भेजेगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ क्यों है? तो मैंने अभी बताया था, प्लेसेंटा क्योंकि वीक हो जाती है। देखो यहाँ लिखा है, प्लेसेंटा बिकम वीक। मैंने कहा था ना, सबसे पहले प्लेसेंटा ही सिग्नल भेजता है। प्लेसेंटा वीक हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा तो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा रिलीज करवाएगा, कहां से? हाइपोथैलेमस से सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कि आगे जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और रिलीज करवाता है ACTH। क्या होता है ये? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। 11th क्लास का टॉपिक है भाई। अब वो चीज आगे जाके 2 तरीके से काम करता है। देखो, ये ACTH क्या करवाएगा? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है, और DHEA ये हार्मोन है, ठीक है। ये चीज मैं आपको 11th वाले ही पार्ट में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इसे याद करना। देखो, कॉर्टिसोल क्या कराता है? ये प्रिपेयर करवाता है लंग्स ऑफ फीटस, यानी फीटस का जो लंग्स होता है वो कॉर्टिसोल बनाता है। देन ये जो आपका एंड्रोजन है, एंड्रोजन आप जानते हो फीमेल के अंदर कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है DHEA। उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ गया तो बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ेगा, वो भी स्पेशली यूट्रस के अंदर। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो बेबी होगा ना, बेबी हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका हेड जो होता है वो वेजाइना पे टच हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो वेजाइना पे टच होता है, इस चीज को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इट मींस कि आपकी बॉडी को पता चल गया है कि बेबी के बाहर आने का टाइम हो गया। अब जैसे ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, तभी हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, और क्या होता है? ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जिसकी वजह से वो कारण बनेगा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का। यानी कहीं ना कहीं भाई ये साइकिल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लेसेंटा वीक हुआ, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन कम हो गया लेवल। अब वो क्या करवाएगा? वो आगे जाके कहीं ना कहीं CRH को रिलीज करवाएगा, जिसकी वजह से ACTH निकलेगा। ACTH 2 हार्मोन निकालेगा, कॉर्टिसोल प्लस में DHEA। कॉर्टिसोल लंग्स बनवाने का काम करवाएगा, और DHEA आपका एस्ट्रोजन निकालेगा। एस्ट्रोजन निकलने की वजह से होगा क्या? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है।
माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन निकला था। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को ही अपन कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, मैसेज आएगा आगे पोस्टीरियर मतलब हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस निकलवाएगा क्या, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहां से निकलने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बहुत जोर का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा बेबी पे, और बेबी क्या होगा, बेबी सीधा एक्सपल्जन हो जाएगा बेबी का, बेबी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, मतलब बर्थ कैनाल से होता हुआ बेबी बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, अब एक पार्ट इस चैप्टर का रहता है, वो है आपका लैक्टेशन पीरियड, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि किस तरीके से आपका हार्मोन आ रहा होता है, किस तरीके से मेमोरी डक्ट होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। बस उसमें एक चीज और याद रखना कि कहीं ना कहीं वो हार्मोन कौन सा होता है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक बेबी को मिल्क फीड करवाना चाहिए। देन मिल्क के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉम होता है, दैट्स वाई वो आपका एंटीबायोटिक होता है, बच्चों को चाहिए ही होता है, IgA होता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना फर्स्ट मिल्क मदर का, उसके अंदर IgA पाया जाता है। दैट्स वाई डॉक्टर बोलते हैं कि भाई 6 महीने तक बेबी को आप मदर का ही मिल्क फीड कराओ, अदर चीजें नहीं खिलानी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, लैक्टेशन पीरियड होता है और उस लैक्टेशन पीरियड के अंदर हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन की वजह से आपका 6 महीने तक और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, यानी पहले 9 महीने तो रुक जाती है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाद में जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है उसके बाद भी 6 महीने तक आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुकी रहती है, यानी 1.5 साल के आसपास आप देख सकते हो एक फीमेल को जो ये प्रेग्नेंट जो पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं उनसे राहत मिलती है। ठीक है भाई, तो ये पूरा चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम थे मैंने उसको है ना यहाँ पे कंसीडर नहीं करा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं आपको लिख लिख के पढ़ाता हूँ और आपके लिए वन शॉट लाना है। ये बोर्ड अपना वैसे भी व्हाइट बोर्ड है, इतना टाइम होता नहीं है आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर बहुत कंसाइज वे में लाने पड़ते हैं। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट कि डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना, चाहे वो पेनिस का डायग्राम हो, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे वो ओवम का डायग्राम हो या फिर स्पर्म का डायग्राम हो। ठीक है, इन सब डायग्रामों को आप एक बार लेवलिंग के साथ अच्छे से करोगे, चाहे वो CBSE वाले बच्चे हो या वो नीट वाले बच्चे हो। नीट के लिए डायरेक्ट डायग्राम बन के आता है, वहां पे लेवलिंग करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो वो देख लेना। और CBSE वालों के लिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्पर्म का डायग्राम या फिर ओवा का डायग्राम बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आई हो। चैप्टर कहीं भी अगर आपको डाउटफुल लग रहा हो तो कमेंट में बता देना, या एक बार रिवाइंड करके उस पार्ट को देख लेना जो समझ में ना आए। बाकी पढ़ते रहिए और मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।